जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा करीब में आता जा रहा है और आप लोगों की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आप एकदम से मस्त होंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज यूपी बोर्ड 2026 के लिए कक्षा 10 की हिंदी का चौथा मॉडल पेपर। इससे पहले हिंदी का 3 मॉडल पेपर करवाया जा चुका है और इंग्लिश का भी करवाया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता रहे। इसमें अलग अलग प्रश्न लाए जा रहे हैं, अलग अलग विषय मतलब टॉपिक लाए जा रहे हैं, जिससे आपकी समस्त टॉपिक की पूरी कंप्लीट तैयारी हो सके। परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले समस्त इम्पोर्टेंट क्लास की अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न से। खंड आ आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का सीरीज होता है, जिसमें आपका पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मतलब केवल एक कथन सही है, बाकी सभी गलत हैं और उसे पहचान करके आपको लिखना है। पहला कथन कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। दूसरा कह रहे हैं आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। तीसरा है झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। और चौथा ऑप्शन है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो हिंदी का साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का तो है, लेकिन इतिहास ग्रंथ है, निबंध नहीं है। झूठा सच यशपाल जी का नहीं है और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की कहानी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें बच्चों तो इसमें क्या सही होगा, आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र किसने लिखा है? मोहन राकेश ने, या राहुल सांकृत्यायन ने, या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती ने, या अज्ञेय जी ने। तो बच्चों जो घुमक्कड़ शास्त्र है इसे लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। दूसरा ऑप्शन विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो बच्चों जो ठूठा आम है ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। का वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। कौन है भैया? पानी में चंदा और चांद पर आदमी किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती जी ने, या फिर धर्मवीर भारती जी ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या प्रताप नारायण मिश्र जी ने। किसने लिखा बच्चों? तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी इसे लिखा है जयप्रकाश भारती जी ने। का वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी है। पहली कहानी हिंदी की कौन सी है? कफन है, या फिर ममता है, या फिर इंदुमती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कौन सी कहानी है प्रथम? इंदुमती है। लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी। इसके लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ममता कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है
कि अंजलि काव्य के रचयिता हैं। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है बच्चों? तो क्या इसके वियोगी हरि हैं, या फिर राम कुमार वर्मा जी हैं, या विष्णु प्रभाकर, या फिर राम नरेश त्रिपाठी जी? तो बच्चों अंजलि काव्य जो है इसके रचयिता हैं कौन? तो राम कुमार वर्मा जी हैं इसके रचयिता। खा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। धर्मवीर भारती हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद, या अज्ञेय जी, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, कितनी नावों में कितनी बार, ये सभी अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? ये सब अज्ञेय जी की रचना है। अब अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, छायावाद के कवि हैं। कौन है? कुंवर नारायण, या फिर जयशंकर प्रसाद, या अज्ञेय जी, या माखनलाल चतुर्वेदी? तो बच्चों छायावाद के कवि की बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसाद पंत देवी निराला, मतलब जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी, ये इसके प्रमुख कवि हैं। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं? तो बच्चों परशुराम की प्रतीक्षा जो है इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। खा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, आंसू के रचनाकार हैं। आंसू कविता के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या महादेवी वर्मा, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो आंसू, आंसू जो काव्य रचना है, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। घा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बच्चों कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास है, या फिर शोक है, या भय है, या रौद्र है? तो बच्चों अगर बात करें हास्य रस के अस्थाई भाव की तो इसमें कौन सा है? हास है। और शोक है करुण रस का अस्थाई भाव, भय भयानक रस का है, और रौद्र किसका है? तो रौद्र रस ही होता है, ये अस्थाई भाव नहीं है। और ये होता है क्रोध, इसका अस्थाई भाव। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो क्रोध होता है। फिर प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि उपमा के कितने अंग होते हैं? 4, या 5, या 6, या फिर 7? उपमा के बच्चों 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग। कौन कौन से? तो एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, फिर होता है साधारण गुणधर्म, और होता है वाचक। तो इस प्रकार से उपमा के कुल कितने अंग हुए? उपमा के हुए कुल मिलाकर के 4 अंग। अब फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2 होता है, या 4, या फिर 6, या फिर 8? तो बच्चों जो रोला छंद होता है, रोला छंद में 4 चरण होता है। रोला एक सम्मात्रिक छंद है। रोला एक सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। फिर है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग? वी है, या फिर मान है, या फिर अक है, या फिर आ है? कौन सा है बच्चों? तो आकर्षण शब्द की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। घा वाला विकल्प आपका सही उत्तर
हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि शताब्दी में कौन सा समास है। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या बहुब्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है। बच्चों शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, और इसमें क्या है? इसमें होता है द्विगु समास। तो का वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि रात का तत्सम होगा। रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि, या फिर दिन, या निशा, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों रात का तत्सम क्या होता है? रात्रि। निशा इसकी पर्यायवाची है, और दिन इसका क्या है? विलोम है। तो इसलिए यहाँ पर का वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। ताभ्या होगा, या फिर ताभ्याम होगा, या तयो होगा, या ताभी होगा। तो तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप ताभ्या होगा। क्या होगा? ताभ्या। का वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। अर्थात जो कर्ता के बारे में कोई सूचना देता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहेंगे, या फिर प्रक्रम कहेंगे, या शब्द कहेंगे, या जिज्ञासा कहेंगे। तो बच्चों कर्ता के विषय में जो भी भाग सूचना देता है उसे विधेय कहा जाता है। का वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? कर्मणि प्रयोग, या फिर कर्तरि प्रयोग, या भावे प्रयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो जब वाक्य की क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार होगा तो उसे कर्मणि प्रयोग कहेंगे। का वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न OMR का ये आपका अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम, या क्रिया, विशेषण, या अव्यय। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं। का वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है आपका खंड बा। अब क्या होता है? खंड बा। खंड बा आपका शुरू होता है यहाँ से, जो कि लिखित होता है, और इसमें पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब एक पद्यांश होगा और इस पर आधारित कितने प्रश्नों के उत्तर देने होंगे? तो 3। चलिए पद्यांश देख लेते हैं क्या है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा मतलब जो अस्थि के बीच में होता है तरल पदार्थ, डालकर हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और क्या किया? और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है।
अब देखिए प्रश्न क्या है बच्चों, तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ चलो लिख देते हैं, उत्तर में देख लेते हैं संदर्भ क्या है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारतीय संस्कृति आपका एक पाठ है और उसी से लिया गया है। और लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखते हैं इसका बा वाला प्रश्न क्या कह रहा है। बा वाला प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश यहाँ है, हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच से लेकर के कहाँ तक बच्चों, दिया तक, खिला दिया तक। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या में। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। क्या कह रहा है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते हंसते रोते हुए भी देखा है। अर्थात गतिशील देखा है, और कहीं पर वो बढ़ा है तो कहीं पर घटा भी है। इसके बाद में क्या है बच्चों, उस प्रवाह ने हमें अमरत्व की याद दिलाकर हमारे मृतप्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। उदाहरण के रूप में जैसे देखें तो महात्मा गांधी जैसे महान विभूति ने भारत को उसकी अमरता का फिर से स्मरण कराया है। और क्या हुआ, परिणाम स्वरूप निर्जीवता की सीमा तक शिथिल पड़े भारत में एक बार फिर से नव प्राणों का संचार हो उठा। ऐसा लगने लगा कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों में नवीन मज्जा भर गई। निराशा से मुरझाए हुए हमारे मन में आशा का संचार हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर सा वाला उत्तर क्या कह रहा है। मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है, मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है, तो क्या है बच्चों, तो सत्य एवं अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। सत्य और अहिंसा बहुत ही आवश्यक हो गया, इसके बिना कुछ भी नहीं। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला, यानी अथवा में क्या कह रहा है, चाहे आप उसे करें चाहे इसे करें। तो कह रहा है कि उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, मतलब क्या है कि उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है। झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति भी नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कर्षित है, कुत्सित विचारों से कर्षित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए
मतलब ऐसे प्राणियों का साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, इसका संदर्भ पूछ रहा है। क्या कहा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ क्या है, चलिए देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ क्या है। तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ क्या कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से है, तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। अब देखते हैं क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यह है कि जो लोग अपने जीवन को केवल इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रखते हैं और जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कर्षित है, ऐसे लोगों को देखकर कोई भी व्यक्ति दया और करुणा की भावना से भर जाएगा। फिर क्या कहा, वाला प्रश्न पूछ रहा है कि हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए। लो, हमें कौन से प्राणियों के साथ में नहीं रहना चाहिए, तो हमें ऐसे प्राणियों के साथ में नहीं रहना चाहिए जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कर्षित है और जो नाशोन्मुख हैं, ऐसे लोगों के साथ में हमें नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब पद्यांश पढ़िए और उससे संबंधित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद्यांश चलो देख लेते हैं कि क्या है। ये है सूरदास जी का पद है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे परमात्मा, ऐसे ईश्वर का वर्णन मुझसे नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसे निराकार ब्रह्म, निराकार ईश्वर का वर्णन मुझसे नहीं हो पा रहा है। कैसे, ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा लेता है और उसके आनंद रस का अनुभव अंतरात्मा में ही कर पाता है, किसी से बता नहीं पाता। परम स्वाद सब हिंसु निरंतर, अमित तोष उपजावे। मतलब हर प्रकार से उसका स्वाद बहुत परम है, बहुत अच्छा स्वाद है, हर और निरंतर वो हमें संतुष्टि देता है, लेकिन फिर भी हम उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मतलब जो मन से, वाणी से अगम्य है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, अगोचर है, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे जो जानता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बुन, मतलब जिसका ना कोई रूप है, ना कोई चिन्ह है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना ही कोई उपाय है, तो इन सब के बिना निरालंब कित ध्यावे। मतलब बिना किसी आधार के कहाँ जाएं, उनका ध्यान कैसे करें। सब विधि अगम विचार हैं ताते, सूर सगुन पद गावे। इस प्रकार से सूरदास जी हर प्रकार से उसे अगम्य सोच करके क्या करते हैं, सगुण पद का गान करते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि इसमें पूछ क्या रहे हैं। तो पहला प्रश्न इसमें कह रहे हैं उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। भैया पद्यांश का संदर्भ पूछा है, तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव, ये उसी का है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ये है कि जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद लेता है, कोई मीठा फल है खाया
उसका स्वाद लिया, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता, अर्थात किसी के सामने उसका वर्णन नहीं कर सकता है, उसे बता नहीं सकता है। उसी तरह भगवान की भक्ति और उसके गुणों का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने अनुभव को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है, मतलब वो अपने अनुभव को नहीं बता सकता है। अब इसमें 7 नंबर कह रहा है कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, इसको स्पष्ट कीजिए कि अगम अगोचर का अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। तो चलिए देखते हैं। अगम अगोचर से तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति और उनके गुणों का अनुभव करने के लिए मन और वाणी की पहुंच से परे है। मतलब ना तो हम लोग उन्हें मन की पहुंच में ला सकते हैं और ना ही वाणी से उनका वर्णन कर सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो केवल अनुभव ही किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब ये इस प्रकार का अनुभव है कि इसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो केवल उन लोगों को होता है जो भगवान की भक्ति और उनके गुणों का अनुभव करते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों, अथवा वाले में चाहे उसे कीजिए चाहे इसे कीजिए, और इसमें कह रहे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिति होय। अब देखिए इसमें प्रस्तुत पद्यांश क्या कह रहा है संदर्भ लिखने के लिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित भक्ति एवं नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी जी हैं। कौन है? तो बिहारी जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है। तो रेखांकित अंश है जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। देखिए इसमें हमने ऊपर वाले में रेखांकित अंश किया ही नहीं इस दोहे में, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया और देखते हैं कि क्या है। तो इसकी व्याख्या यह है कि राधा के शरीर की छाया जब श्री कृष्ण पर पड़ती है तो उनकी श्यामल कांति और भी अधिक हरितिमा युक्त हो जाती है, अर्थात हरित हो जाती है, अर्थात और भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगती है। अब देखते हैं बच्चों कि इसमें तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसमें सा वाला कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने किसकी स्तुति की है, मतलब किसके बारे में कहा है। तो भैया प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने राधा जी की स्तुति की है जो कृष्ण की प्रियतमा है और उनकी भक्ति की प्रतीक हैं। अब प्रश्न संख्या 3 कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है बच्चों? दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब कोई भी एक आप संदर्भ सहित हिंदी में इसका अनुवाद कर दीजिए। तो चलो पहले अनुवाद ही देख लेते हैं। ऐसा नगरी मतलब यह नगरी, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत्येव मतलब यहीं से, यहाँ से ही संस्कृत वाङ्मयस्य मतलब संस्कृत भाषा का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का, आलोका मतलब प्रकाश, सर्वत्र प्रसृता सभी जगह फैलता है। मुगल युवराजा दारासिकोह, मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य मतलब यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम मतलब भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्। क्या किया? तो अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, और वह उसके ज्ञान से प्रभावित भी हुए। क्या हुआ? और वह उसके ज्ञान से प्रभावित भी हुए। यत् मतलब जिससे, तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः जिससे उन्होंने
उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करा दिया। क्या किया कि उसका अनुवाद उन्होंने पारसी भाषा में करवा दिया। अब देखिए, ये तो आप लोगों को बताया गया इसमें। अब देखते हैं हम लोग, इसका चाहिए तो आप यहाँ से हिंदी अनुवाद और संदर्भ का, यानी प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसके बाद में बच्चों क्या करना है, तो इसके बाद में करना ये है कि आप लोग इसका अनुवाद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चले अगले पर। अगला नंबर कह रहा है अथवा में ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति ही, मतलब ये कर्मवीरों की संस्कृति है, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। कुर्वन्नेवेहि कर्माणि मतलब कर्म करते हुए, जिजीविषेच्छतं मतलब जीने की इच्छा करें, समा मतलब 100, यानी कर्मों को अपने करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। इति अस्याह उद्घोषा, यही इसकी घोषणा है। पूर्व कर्मम पहले कर्म, तदंतरम फलम उसके बाद में फल, पहले कर्म बाद में फल। इति अस्माकं संस्कृति नियमः, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माण संलग्नाः, इदानीं मतलब इस समय, यदा माने जब, वयम माने हम सभी, राष्ट्र से नवनिर्माण संलग्ना राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं, संलग्न थे। निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, तो निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने श्रमों का, अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और अन्य लोगों के परिश्रम का फल भोगना या दूसरों का शोषण करना त्यागने योग्य है। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा ना वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तो उस समय हम सभी भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थम भारतीया, हम तभी तक सच्चे भारतीय हैं, यदा अस्माकम आचारे विचारे च, जब हमारे आचरण और विचारों में अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत्, तो हमारी संस्कृति दिखाई पड़े। अभिलषमः वयम यत विश्वस्य अभ्युदय, मतलब ये अभिलाषा यानी यदि अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वयम माने हम सभी, जब विश्वस्य अभ्युदय विश्व के उत्थान के लिए, यदि हम सभी संसार की उन्नति चाहते हैं, भारतीय संस्कृति एक दिवसः संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत, तो भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश सभी जगह पूरे विश्व में फैले। अब इसमें क्या है बच्चों, तो संदर्भ इसका वही है। संदर्भ क्या है, तो संदर्भ इसका वही है कि अस्माकम मतलब प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड की भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए, इसका आप लोगों को हमने बता ही दिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो बच्चों, संदर्भ क्या है, तो प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोगों का कल्याण यानी सभी लोग कल्याण देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, और किसी को कोई भी दुख ना हो। देखिए इसका आप लोग ये पूरा इसका संदर्भ भी आ गया और हिंदी अनुवाद भी आ गया, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अथवा वाले पर। अथवा वाले में कह रहा है किंस्वित प्रवसतो मित्रम किंस्विन मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किंस्विन मित्रम मरिष्यतः। किंस्वित प्रवसतो मित्रम, प्रवास के समय यानी यात्रा के समय कौन मित्र होता है। किंस्विन मित्रम गृहे सतः, और घर में रहने वालों का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य च किम मित्रम मतलब रोगी, आतुरस्य मतलब रोगी यानी जो आतुरता है जिसमें रोगी है उसका मित्र कौन है। किंस्विन मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। ये आप लोगों से इसमें पूछा गया है। अब देखिए संदर्भ क्या है, तो प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं बच्चों 5वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर भी कर दीजिए। क्या कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ज्योति जवाहर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। देखो भैया उल्टा होगा, ये कथा वस्तु पूछा है और हमने यहाँ पर चरित्र चित्रण कर दिया है, और इसके बाद में अच्छा दोनों में कथा वस्तु ही आ गया। तो चलो जब कथा वस्तु है तो कथा वस्तु यहाँ पर देख लेते हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखे, दोनों प्रश्न एक ही हो गया है और वहाँ चरित्र चित्रण करना चाहते थे तो चरित्र चित्रण हमने करवाया भी है पहले भी, और अगले में फिर देख लिया जाएगा। अब इसको देखते हैं या फिर करवा दें, चलो देखते हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखी। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु जवाहरलाल नेहरू के जीवन, विचारों और उनके संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति, मानवता, प्रेम और ज्ञान के महत्व को उजागर किया गया है। यह खंड काव्य नेहरू को एक प्रेरणादायक नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, जिन्होंने देश के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अब सारांश देखिए, सारांश क्या कह रहा है। जवाहरलाल नेहरू का जीवन और योगदान पहला है, तो यह खंड काव्य जवाहरलाल नेहरू के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उनके विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन करता है। अगला कह रहा है कि मानवता और प्रेम, कवि ने नेहरू जी की मानवता के प्रति प्रेम और करुणा को दर्शाया है। यह एक प्रेरणास्पद नेता थे जो हमेशा अपने देश के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। शिक्षा का महत्व क्या है, खंड काव्य में शिक्षा और ज्ञान की शक्ति पर जोर दिया गया है। सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, तो देखिए सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे में यह खंड काव्य भारतीय समाज और संस्कृति के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया गया है। प्रेरणादायक संदेश देखते हैं। अंततः यह खंड काव्य एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि कैसे एक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
चलो देख लेते हैं इनका जीवन चरित्र चित्रण भी। यहाँ प्रश्न को ही थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और समझ लीजिए। जैसे हमने इसमें कथा वस्तु लिखा है तो आप इसमें लिख दीजिए कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्रण। देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण है, जिसमें पहला प्रश्न मतलब ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनमें देश प्रेम, विश्व बंधुत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय भावनात्मक एकता जैसे गुण समाहित थे। वह एक लोकनायक थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। नेहरू जी के चरित्र की विशेषता क्या क्या है? तो देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना। नेहरू जी के चरित्र की विशेषता में क्या है? देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना। तो चलो देखते हैं। नेहरू जी को भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास पर गर्व था। भारत की जो समृद्ध संस्कृति रही है और इतिहास रहा है उस पर नेहरू जी को बहुत ही गर्व था। वह भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे। किस बात के प्रतीक थे? तो भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे हमारे नेहरू जी। विश्व बंधुत्व की बात करें तो विश्व बंधुत्व में नेहरू जी ने विश्व शांति और सहयोग की वकालत की। नेहरू जी ने किसकी वकालत की है? तो विश्व शांति और सहयोग की इन्होंने वकालत की है। वह शांति के अग्रदूत और हिंसा के विरोधी थे। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में नेहरू जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में विश्वास रखते थे। उन्होंने भारत के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश किया। मानवता के प्रति प्रेम देखें तो नेहरू जी मानवता के प्रति प्रेम और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा और बीमारी के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण, तो शिक्षा के प्रति समर्पण में देखें तो नेहरू जी शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए काम किया और भारत के युवाओं को शिक्षित करने के लिए प्रयास भी किया है। अब ये हो ही चुका है। अब देखते हैं खा नंबर पर कह रहा है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्तिदूत खंड काव्य अथवा मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। फिर गा नंबर में कह रहा है कि अग्रपूजा खंड काव्य के कथानक का सारांश लिखिए। और इसमें दूसरा है कि अग्रपूजा खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। घा नंबर कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए। अंगा नंबर कह रहा है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर जय सुभाष खंड काव्य के षष्ठ सर्ग अर्थात छठवें सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद में फिर अगला देखते हैं तो अगला क्या कह रहा है। 4 नंबर कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर कर्मवीर भरत का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद में 4 नंबर क्या कह रहा है। तुमुल खंड काव्य 6 नंबर तुमुल खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या फिर तुमुल खंड काव्य के प्रतिनायक मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। जा नंबर में कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर उसके नायक चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर
प्रथम सर्ग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रथम सर्ग को संकल्प सर्ग भी कहा जाता है। झा नंबर कह रहा है कि कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर कर्ण खंड काव्य के नायक की दानवीरता का वर्णन कीजिए। आपको बता दें बच्चों कि ये आपका जो है पूरा, यानी पूरा का मतलब जो इतने खंड काव्य आप लोगों ने देखे, इन सभी खंड काव्यों में से कोई एक आपके जिले के लिए निर्धारित होगा। ये आप लोग अपने सब्जेक्ट टीचर से, अपने विषय अध्यापक से कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा है। दूसरी चीज़, अगर जैसे मैं गोंडा ज़िले से पढ़ा रहा हूँ, गोंडा ज़िले में आप लोगों का कौन सा खंड काव्य है, तो गोंडा ज़िले में आप लोगों का ज्योति जवाहर खंड काव्य है। एक आप लोग संपर्क कर लीजिए, या मैं ही किसी दिन बता दूंगा, अथवा अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर जी इस खंड का भी क्वेश्चन करवा दीजिए, और ज़रूर करवाया जाएगा। अब छठवां प्रश्न का नंबर कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो क्या है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इन तीनों में से किसी एक का करना है, तो चलो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था। मतलब 4 अक्टूबर 1884, बस्ती जिला, अगोना ग्राम, उत्तर प्रदेश। उनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। पिताजी कौन थे? पंडित चंद्रबली शुक्ल थे, जो मिर्ज़ापुर में कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। मिर्ज़ापुर में क्या थे? तो कानूनगो थे। शुक्ल जी ने अपनी शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी ये नियुक्त हुए। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित पहली विस्तृत और प्रमाणिक पुस्तक भी मानी जाती है। यह रचना हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये रचना क्या है? तो हिंदी साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और देखते हैं भैया शुक्ल जी के बारे में। शुक्ल जी एक महान आलोचक, निबंधकार, अनुवादक और साहित्य इतिहासकार थे। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में चिंतामणि, रसमीमांसा, तुलसीदास, विचार वीथी और जायसी ग्रंथावली शामिल है। उनका निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लेखकों का जीवन परिचय देखा। लेखक का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। खा नंबर क्या कह रहा है बच्चों? दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब किसी भी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए आपको क्या करना है? तो एक रचना का उल्लेख करना है। कौन कौन से हैं? तुलसीदास जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, और श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी की जीवन परिचय और रचना का उल्लेख कैसे है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। देखिए, कोयरीपुर ग्राम, जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश, और जन्म का तिथि क्या था? तो 4 मार्च और 1889 ईस्वी। अब इसके बाद में देखें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई।
मतलब गांव के प्राइमरी स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू किया था। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी कवि थे और लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलन करता थे। इन्होंने लोकगीतें खूब लिखी। उनकी रचना, उनकी एक प्रमुख रचना में देखें तो पथिक है, पथिक भी है और मिलन भी है इनकी रचना, जो हिंदी के प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंड काव्य में से एक है। पथिक क्या है? तो एक खंड काव्य है। इसकी रचना इन्होंने वर्ष 1920 में मात्र 21 दिनों में किया था। मतलब जो ये पथिक का खंड काव्य है, इसकी रचना इन्होंने कुल 21 दिनों में किया था। और अन्य प्रमुख रचनाओं में मिलन है और स्वप्न भी शामिल है। त्रिपाठी जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य आदि विभिन्न विधाओं में भी लेखन किया है। इनका निधन 16 जनवरी 1962 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो प्रयाग में इनका मृत्यु हो गया था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कोई एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो चलिए, इस प्रश्न पत्र में नहीं आया वही लिख दे रहे हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। अब प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है बच्चों? तो प्रश्न संख्या 8 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब किसी भी 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा? मतलब क्या हुआ कि वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो भैया वाराणसी विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, शिल्पार्थ प्रसिद्धा। मतलब वाराणसी विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि अलच्छेन्द्रः कः आसीत्। अलच्छेन्द्र मतलब सिकंदर, कः आसीत् कौन था? सिकंदर कौन था? तो अलच्छेन्द्र यवन राजा आसीत्। अलच्छेन्द्र कौन था अर्थात सिकंदर कौन था? तो सिकंदर एक यवन राज था। अब इसमें तीसरा कह रहा है नागरिका किमर्थम लज्जिता अभवत। नागरिक किस लिए लज्जित हुआ? क्यों लज्जा महसूस की उसने? तो क्यों किया था भैया? तो चलिए देख लेते हैं कि नागरिका स्वपराजयेन लज्जिता अभवत। नागरिक अपने पराजय से लज्जित हुआ था। और चंद्रशेखरा कः आसीत्। चंद्रशेखर कौन थे? तो चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्। मतलब चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 विषय दिए जाएंगे, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना रहेगा। बेरोजगारी एक अभिशाप है, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, या फिर विज्ञान अभिशाप या वरदान, या फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब इसमें से आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। पर्यावरण प्रदूषण आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय की देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित कर रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या क्या हुआ है? वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। वायु प्रदूषण के कारण
हमारे वायुमंडल में हानिकारक गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ रही है। मतलब ये सभी प्रदूषणकारी गैसें हमारे वायुमंडल में बढ़ रही हैं, जो हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं। जल प्रदूषण के कारण हमारे जल स्रोतों में हानिकारक रसायन और जीवाणु मिल रहे हैं, जो हमारे पीने के पानी को दूषित कर रहे हैं। मृदा प्रदूषण के कारण हमारी मिट्टी में हानिकारक रसायन मिल रहे हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्या हो रहा है? और कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे कान को नुकसान पहुंच रहा है और हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारे जीवन पर कई तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। यह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहा है और हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें वृक्षारोपण करना होगा, जल संचयन करना होगा, ऊर्जा की बचत भी करनी होगी और प्रदूषणकारी गतिविधियों को कम करना होगा। हमें पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक होना होगा और इसके रोकथाम के लिए काम करना होगा। हमें अपने बच्चों को पर्यावरण के महत्व के बारे में सिखाना होगा और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना होगा। हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा। अब देखिए, पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमें इसके रोकथाम के लिए काम करना होगा। हमें पर्यावरण के महत्व को समझना होगा और इसके संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे। हमें अपने जीवन को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकना होगा। इस प्रकार से क्या बच्चों, ये आपका बहुत सरल, बहुत आसान भाषा में पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध रहा। अब प्रश्न संख्या 10वां और लास्ट प्रश्न है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है। उत्तर देखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, BHD इंटर कॉलेज धानेपुर गोंडा। भैया विषय क्या है? तो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र है। और अब देखते हैं विवरण क्या है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक नियमित छात्र हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण मेरी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने पिछले वर्षों में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और मेरी पढ़ाई में रुचि भी है। मैं अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और मेहनत से करना चाहता हूँ, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। उसके बाद में आपका आज्ञाकारी आबासा, मतलब नाम नहीं लिखना है, ये तो आप जानते ही हैं। तारीख आज का है 12/10/2022। और इसके बाद में अब हम लोग
देखते हैं अथवा में, चाहे आप उसे लिखिएगा चाहे आप इसे लिख दीजिएगा कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। तो एक करवा दिया है मैंने, दूसरा आप लोग ये वाला करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से हम लोगों ने आज चौथा मॉडल पेपर देखा। अगर आप लोगों ने बच्चों अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले समस्त क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। और यहाँ से आप लोगों को जल्द ही एसएसटी की मॉडल पेपर भी शुरू किया जाएगा। इसके बाद में आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए बच्चों, काफ़ी मेहनत लगती है, आपको पता है। क्लास को आप इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।